हेलो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है 555 टाइमर आईसी। 555 टाइमर आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बिगनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 555 टाइमर आईसी यूज़ करने के लिए बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, इसकी ब्लॉक डायग्राम बहुत सिंपल है, इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसे सिर्फ आप इससे आप टच सेंसर बना सकते हैं, इससे आप फंक्शन जनरेटर बना सकते हैं, इससे आप पल्स वेव जनरेटर बना सकते हैं। और वो कैसे, ये मैं अब आपको बताता हूँ। टच सेंसर का जो काम है वो इस वीडियो में हम ऐड नहीं कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल जो ये वीडियो है ये इंटेंडेड है 555 टाइमर आईसी की एस्टेबल मोड की कॉन्फ़िगरेशन पर। मैंने इस वीडियो में 555 टाइमर आईसी को एस्टेबल मोड में कॉन्फ़िगर किया है और एस्टेबल मोड में 555 टाइमर आईसी एक तरीके से फंक्शन जनरेटर की तरह काम करती है, जिसकी हम ड्यूटी साइकिल भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 555 टाइमर आईसी काम कैसे करती है इसकी ब्लॉक डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए। ये है इसकी ब्लॉक डायग्राम। अब हम देखें तो ये 3 रजिस्टर्स हैं जो कि वीसीसी और ग्राउंड के अक्रॉस कनेक्टेड है। पिन नंबर 1 पर ग्राउंड है, पिन नंबर 6 पर थ्रेशोल्ड है, इस पिन को थ्रेशोल्ड कहते हैं। पिन नंबर 2 पर ट्रिगर कहते हैं, पिन नंबर 4 को रीसेट पिन कहते हैं और डिस्चार्ज पिन नंबर 7 पर डिस्चार्ज। ओके, और इस पर आउट। पिन नंबर 5 जो है ये वोल्टेज कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है सही। ओके, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पिन नंबर 5 को अगर हम किसी कनेक्ट ना भी करें तो भी 555 टाइमर आईसी प्रॉपरली वर्क करती है एस्टेबल मोड में। अब देखते हैं कि 555 टाइमर आईसी कैसे काम करती है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल स्टार्ट होता है इस वोल्टेज डिवाइडर से। वोल्टेज डिवाइडर में हर रजिस्टर 5K का होता है, शायद इसी वजह से इस आईसी का नाम 555 है। अब आगे ये जब यहाँ पे वोल्टेजेस जनरेट होते हैं, ओके, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर है तो हर नोड पर डिफरेंट वोल्टेज होते हैं। इसके वोल्टेजेस कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं इसे 5 वोल्ट्स पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो इस नोड पर वोल्टेज होंगे 3.3 वोल्ट्स और इस नोड पर वोल्टेज होंगे 1.6 वोल्ट। इसका भी कंपेरेटर्स लगे हैं। कंपेरेटर उन वोल्टेजेस को कैपेसिटर के वोल्टेज से मेजर करते हैं। जब कैपेसिटर के वोल्टेज जो है वो 1.6 वोल्ट से इंक्रीज़ करते हैं, ओके, 1.6 वोल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये कंपेरेटर पॉजिटिव आउटपुट देता है। और जब उसके वोल्टेज 3.3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये वाला कंपेरेटर पॉजिटिव आउटपुट देता है। अब इसके आगे लगा होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है एक स्विच है जिसके 2 आउटपुट्स और 2 इनपुट हैं। इनपुट को देखते हुए आउटपुट डिफाइन होता है। अगर हम इस पिन पर पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो ये पिन ऑन हो जाती है, यानी कि यहाँ से करंट आउट होता है। और जब हम इस पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो फिर ये पिन ऑन हो जाती है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि एक वक्त में एक ही पिन इसकी ऑन हो सकती है, ओके, इस आईसी में। अब जब कैपेसिटर 1.6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज उसकी हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, तो ये एस पिन पर करंट आता है, या सिंपली कहेंगे तो वोल्टेज सेंस करता है और ये पिन जो है ऑन हो जाती है। फिर उसके बाद जब कैपेसिटर 3.3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाते हैं तो फिर ये कंपेरेटर पॉजिटिव आउटपुट देता है और फिर जो है कैपेसिटर बंद हो जाता है, ओके। और फिर ऐसा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करता है और इसी की वजह से हमारे स्क्वायर वेव्स जनरेट होती हैं, यानी कि इसमें जो ट्रिगरिंग का काम है वो ऐसा फ्लिप फ्लॉप करता है। उसके बाद जब हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट आता है तो वो पॉजिटिव आउटपुट हमें पॉजिटिव आउटपुट देने के साथ साथ एक BC547 ट्रांजिस्टर या एक सिंपल PNP ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करता है। PNP ट्रांजिस्टर जब ट्रिगर होता है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओके, क्योंकि इसकी गेन जो है वो बहुत हाई होता है, ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि पिन नंबर 7 से कैपेसिटर कनेक्टेड होता है वो यहाँ से डिस्चार्ज होने स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होता है उसकी अक्रॉस वोल्टेजेस भी डिक्रीज़ होता है। अब जैसे जैसे उसके वोल्टेज 1.6 से डिक्रीज़ होता है तो ये नेगेटिव आउटपुट देता है और ये पिन ऑफ हो जाती है। ये पिन ऑफ होने के बाद ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाता है और कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना बंद हो जाता है और कैपेसिटर अगेन स्टार्ट होना, सॉरी,
कैपेसिटर अगेन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमें आउटपुट ड्राइव की मदद से आउटपुट मिलता है। क्योंकि ऐसा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, फिर इसे एक आउटपुट ड्राइव में दिया जाता है। फिर वो आउटपुट ड्राइव हमें आउटपुट देता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इस आउटपुट से हम 200 मिली एम्पेयर तक का करंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल कहें तो 555 टाइमर ऐसी 200 मिली एम्पेयर करंट बेयर कर सकती है और तकरीबन 15 वोल्ट्स तक ये ऑपरेट करती है। ये इसकी स्टेबल मोड में कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये वही जैसे कि बताया था कि ये ट्रिगरिंग पिन है, ये थ्रेशोल्ड पिन है। इन दोनों को हम शॉर्ट कर देते हैं। इसके क्रॉस ये वो कैपेसिटर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि इसको टाइम फंक्शन देता है। ये सिंपल को है जिसकी मदद से ये 555 टाइमर ऐसी टाइम को मेजर करती है कि कब इसे पॉजिटिव आउटपुट देना है और कब इसे नेगेटिव आउटपुट देना है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होते हैं 1.6 और 3.3 वोल्टेजेस, जो इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हैं, वो पिन नंबर 6 से डिटेक्ट करती है। ओके, अब ये कैसे काम करते हैं? ये हमारा आर ए है, ये आर है और आर बी। इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है यहाँ से। जब बैटरी से करंट आता है तो वो इस कैपेसिटर से होता हुआ फिर इस डायोड से होता हुआ इस कैपेसिटर में जाता है। ओके, कैपेसिटर को चार्ज करते हुए फिर ग्राउंड में जाता है। जब करंट इस डायरेक्शन में आता है तो उसका पाथ कुछ ऐसा होता है कि वो यहाँ इस रेजिस्टर से पास होता है और फिर इस डायोड से, क्योंकि डायोड करंट को वन वे में अलाउ करता है और दूसरे वे में रेजिस्ट करता है। तो जो ये एरो मैंने बनाई है इस वे में ये करंट को अलाउ करता है, यानी कि जब करंट यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा तो ये अलाउ करेगा और इस रेजिस्टर का उस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जब इसके वोल्टेजेस 3.3 से इंक्रीज़ हो जाएंगे, यहाँ पर 3.3 से ज़्यादा वोल्टेजेस आ जाएंगे क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से इस नोड पर वोल्टेजेस इंक्रीज़ होंगे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। 3.3 वोल्टेजेस जब आ जाते हैं उसके बाद ये चार्ज होना बंद हो जाता है और हमारे जो है फिर ये डिस्चार्जिंग इसकी स्टार्ट होती है। जब ये डिस्चार्ज होता है तब इसका यहाँ से करंट फ्लो करता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायोड वन वे में अलाउ करता है और अदर वे में करंट को रेजिस्ट करता है या सिंपली कहें तो ब्लॉक करता है, तो इस वजह से करंट यहाँ से पास नहीं हो पाएगा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसके बजाय उसके पास कैपेसिटर के पास एक ही पाथ रह जाता है और वो है इस रजिस्टर से। तो इसके डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो इस रजिस्टर पे डिपेंड करेगा और चार्जिंग टाइम इस रजिस्टर पे। और ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आरसी सर्किट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि टाउ इज इक्वल टू आरसी है। फिर करंट यहाँ से पास होके इस डिस्चार्ज पिन में जाएगा। अब क्योंकि डिस्चार्ज पिन एक ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड होती है या सिंपली एक स्विच से कनेक्टेड होती है तो ये सीधा ग्राउंड में डिस्चार्ज होगा और इसके चार्ज और डिस्चार्जिंग से 555 टाइमर ऐसे डिटेक्ट करेगी कि कब इसे पॉजिटिव आउटपुट देना है और कब इसे नेगेटिव आउटपुट देना है। और इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर इन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसकी ड्यूटी साइकिल 50% रखना है तो फिर हम इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू एक जितनी रख सकते हैं जो कि मैंने अभी रखी है। अगर इन दोनों की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो ड्यूटी का साइकिल भी चेंज होगा। ओके, वो ड्यूटी साइकिल इस फार्मूले के तहत होगा। ओके, इस फार्मूला से हम ड्यूटी साइकिल मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये लो टाइम और हाई टाइम का फार्मूला, यानी कि कितनी देर तक ये पॉजिटिव आउटपुट देगा और कितनी देर तक ये नेगेटिव आउटपुट देगा। इस फार्मूला से हम इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है, अब हम देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों रेजिस्टेंस की सम पे डिपेंड करती है। ओके, अब इसे सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या सच में काम कर रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। ब्लू
कलर का मतलब है नेगेटिव आउटपुट और रेड कलर का मतलब पॉजिटिव आउटपुट। हम इसे देख सकते हैं कि कभी कभार ये लाइट कुछ देर ज़्यादा के लिए ऑन होती है और कभी कभार ये कुछ देर कम के लिए। तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हमें कोई भी वेव देखनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी मतलब वोल्टेज का बिहेवियर देखना होता है किसी भी नोड पर, तो हम यूज़ करते हैं ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट से ऑसिलोस्कोप लेंगे। ऑसिलोस्कोप की एक पिन को यहाँ से ट्रिगर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, भले ही 555 टाइमर ऐसी स्क्वायर वेव्स जनरेट करती है, लेकिन आप इसे ट्रायंगुलर वेव्स भी ले सकते हैं। और वो कहाँ से? वो पिन नंबर 6 से, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो मरहला होता है इसमें कैपेसिटर जो है ट्रायंगुलर वेव्स जनरेट करता है। अब हम इसे सिमुलेट करते हैं इस तरह से सही। अब इस क्योंकि चैनल बी पर और चैनल सी पर हमने कुछ भी नहीं किया, हम दोनों से प्रेस कर देते हैं और इनके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं ताकि हम इसकी वर्किंग को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ग्रीन वाले को, अच्छा, ये दोनों चैनल्स को हमने एक ही पॉइंट पर रखना है ताकि हम ज़्यादा इसे अच्छे तरीके से देख सकें। इसे ट्रिगर करते हैं, ये ट्रिगर हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टली इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें। अब देखें, जब ये जो डाउन वोल्टेजेस हैं ये है कैपेसिटर के, क्योंकि हमने ग्रीन चैनल से पिन नंबर 6 को कनेक्ट किया है। ये जो ग्रीन लाइन है ये ट्रायंगुलर वेव्स है, यानी कि पिन नंबर 6 से हम ट्रायंगुलर वेव्स ऑब्टेन कर सकते हैं और पिन नंबर 7 से, सॉरी, पिन नंबर 3 से आउटपुट ले सकते हैं स्क्वायर वेव्स का। ओके, ये भी हमने विजुलाइज कर लिया कि हाँ अब ये दे रहा है बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट जो हमें चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ना ही ट्रायंगुलर वेव्स परफेक्ट है और ना ही स्क्वायर वेव। तो ये बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ स्लोप बन रहा है, यहाँ पे जो इसके वोल्टेजेस हैं हमारे ट्रिपल टाइमर के आउटपुट के वो 1.23, और यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं वो है 1.21, यानी कि 0.02 वोल्ट्स की वेरिएशन आ गई है। लेकिन क्योंकि 0.02 वोल्ट जो है हमारी डेली लाइफ की चीज़ों में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते, यानी कि अगर हमें कोई सिंपल सर्किट बना रहे हैं जो कि मतलब वोल्टेज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो उसको हम इजीली ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सर्किट्स मतलब कि इजीली इससे ऑपरेट हो जाता है। जैसा कि हम इससे किसी भी मोटर को ड्राइव करवा सकते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पर। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर भी 1.23 और यहाँ पर 1.21, वही 0.02 वोल्ट्स की वेरिएशन है। अब ट्रायंगुलर वेव्स में जो है वेरिएशन वो ये है कि हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रही है, ये कोई लीनियरली इंक्रीज़ नहीं हो रही, ये थोड़ी सी कर्व्ड है। और यहाँ पर डिस्चार्जिंग टाइम पर ये डाउनवर्ड कर्व्ड है, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन ये कर्व्ड है। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम एक फंक्शन जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये तो सिर्फ ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव्स प्रोड्यूस कर रही है। अब क्योंकि हमें सिर्फ ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव्स नहीं चाहिए होती, कभी कभार हमें साइनसॉइडल वेव्स भी चाहिए होती, तो वो हमें 555 टाइमर ऐसे नहीं देती। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने इस सर्किट में थोड़ी सी एडिशन करेंगे। हम इसके अंदर एक LC फ़िल्टर ऐड कर देंगे जिसकी मदद से हम साइनसॉइडल आउटपुट ले सकें। वो सर्किट मैंने पहले डिज़ाइन करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे की वो मैं इस सर्किट में नहीं, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। ये पार्ट है एक दूसरी वीडियो का। और वैसे भी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी उस पर ये मुझे सही आउटपुट नहीं दे रहा था, इस वजह से मैंने इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज किया और फिर ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट देने लगा। ये मैंने LC सर्किट इस्तेमाल किया यहाँ पर, और अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं कि हमें किस तरह का आउटपुट मिलता है।
स्टॉप, इसे हम डिस्चार्ज करते हैं और अब इसे प्ले करते हैं। अच्छा, जो कि इसकी वोल्टेजेस है इसे थोड़ा सा देखिए, परफेक्ट साइन वेव तो नहीं है, लेकिन ये हमारे मतलब अगर आप छोटे स्केल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उसके लिए ठीक है, मतलब परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज करें, जैसा कि हमारे पास कैपेसिटर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर हमारा ये वाला C2 कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ये ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये हमें ये वाला कर्व मिलता है। इस वैल्यू को हम थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखें, अभी हमारे पास एक परफेक्ट जो है साइन वेव हमें मिल रही है। इस चैनल को ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ आउटपुट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेजेस भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स हमारे सर्किट में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इस फ्लक्चुएशन से भी वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हम इस इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाते हैं और 1 हेनरी कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो जो वेरिएशन थी वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ओके, देखिए 100% कभी भी कम नहीं किया जा सकता, 100% कभी भी ये ख़त्म नहीं होगी। इस वजह से जो है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रियल लाइफ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसी वजह से ये भी परफेक्ट नहीं होगी। हालांकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखा रहा है, इतनी परफेक्ट भी नहीं होगी, इसमें भी वेरिएशंस होंगी। ओके, क्योंकि ये रियल लाइफ में इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कैपेसिटर की अपनी इंडक्टेंस है और कैपेसिटर की अपनी रेजिस्टेंस है, उसी तरह से इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस है। ये फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं और फिर यानी कि जो कैलकुलेशन अभी हमने की और जो हम देख रहे हैं ये एक आइडियल केस है। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक इसमें ऐड कर देते हैं, वो है पल्स वेव मॉड्यूलेशन, PWM। ओके, इसे भी लिख देते हैं। PWM। ओके, अब वो लोग जिन्हें नहीं पता कि PWM क्या है, PWM की फुल फॉर्म है पल्स वेव मॉड्यूलेशन। पल्स वेव मॉड्यूलेशन आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है पावर रेगुलेशन के लिए, आमतौर पे मोटर्स के लिए, जिसमें भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फैंस हैं, इनके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। और जो बल्ब्स हमारे इस्तेमाल होते हैं, इनके जो डीमर्स आते हैं, उनके अंदर PWM ही इस्तेमाल होती है। PWM में इसका कोई काम नहीं है, तो इसे निकाल देते हैं। ओके, अब देखें PWM कैसे काम करती है। PWM असल में हमारे जो पल्सेस होते हैं, जैसे मैं अगर इसे सिमुलेट करूं तो हमें ये जो पार्ट है, ये जो इसका अपर पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, जिसमें हम इसके आउटपुट को ऑन स्टेट कह रहे हैं, उसमें ये वोल्टेज डिलीवर करता है और इस पार्ट में वोल्टेज डिलीवर नहीं करता, यानी कि ये ऑफ हो जाती है। अब पल्स वेव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, अब ये हमारे पास एक पल्स है, ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये हमारे पास एक पल्स है। ओके, इस ब्लॉक के अंदर जो है ये एक पल्स हमने कैप्चर किया। अब ये पल्स जो है इसकी विड्थ डिफाइन करती है कि कितनी पावर ट्रांसफ़र करेगा। और जब हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी पे रन करते हैं और फिर हम इस पल्स की विड्थ को वेरी करते हैं, जैसे कि उसमें लिखेगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स वेव या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जब हम इस पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कम या ज़्यादा करते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी डिफाइन होती है। एक एवरेज अगर हम लें तो वो एनर्जी हमारी ड्राइव होती है। अब क्योंकि रेजिस्टर्स जो होते हैं और जो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, ये सब जो है वो उस पावर को हीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि हमारी पावर फिर भी कंज्यूम हो रही होती है, हालांकि हम उससे कोई आउटपुट नहीं ले रहे होते, लेकिन हमारी पावर जो बैटरी की वो फिर भी कंज्यूम हो रही होती है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि पावर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हम पावर कंजप्शन को कम करने की कोशिश करते हैं हर जगह पर, तो उस
पावर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है हमने उसे ऑफ कर दिया। ओके, यानी कि हम उस पार्ट में कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे। अब क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी में है, यानी कि एक सेकंड में कई सौ बार, 250 बार या 300 बार जो है ऑन या ऑफ होगी, तो हम इसकी एवरेज को पॉजिटिव आउटपुट ही कंसिडर करते हैं। अब हम कैसे देखेंगे कि ये कितनी एनर्जी पास कर रहा है? तो इसकी एनर्जी हम देखते हैं ड्यूटी साइकिल में, जिसका फॉर्मूला ये है। ओके, ड्यूटी साइकिल बताएगा कि कितने परसेंट एनर्जी डिलीवर करता है। जैसे कि अगर ये 50% पर सेट है, जो कि मैंने अभी किया हुआ है, कि अगर इसे हम इस फार्मूला में पुट करें तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। उस समय पता चलेगा कि इसकी ड्यूटी साइकिल क्या है। ये हमारा कैलकुलेटर ऑन हो गया। अब जैसे फार्मूला बताता है कि आर ए डिवाइडेड बाय आर ए, जो कि 25K है, एक डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी, जो कि हमारे पास 50 के आता है, इज इक्वल टू 0.5। यानी कि इसकी अब ये जो पावर हमें डिलीवर कर रहा है, ये कर रहा है 50%। ओके, अब अगर मैं इसकी वैल्यू को, यानी किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को वेरी करता हूँ, तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि आर बी जो है वो अपॉन में है। इसका मतलब ये कि आर बी इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी ड्यूटी साइकिल से। यानी कि अगर आर बी को हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारी जो पल्स विड्थ है, पल्स वेव जो है, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये कम हुई, जो कि हमारी प्रेडिक्शन है, बिल्कुल ये कम हुई है। ये देखें, इसमें ऑफ स्टेट, सॉरी ऑन स्टेट ऑफ स्टेट से कम है। यानी कि अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो राउंड अबाउट इसके मिडिल में या मिडिल से नीचे आएगी। यानी कि अगर हम 5 वोल्ट आउटपुट दे रहे हैं तो इसका एवरेज जो आएगा वो एवरेज होगा 2.5 वोल्ट्स। और हाँ, PWM का आमतौर पर हायर फ्रिक्वेंसीज पर रन किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसीज को ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेता है और ह्यूमन एयर भी डिटेक्ट करता है। तो हाई फ्रिक्वेंसीज जो है उन पर वो हमारी ना ही आई डिटेक्ट कर सकती है और ना ही एयर। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर भी रन नहीं किया जाता, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी जो है, क्योंकि मोटर के अंदर वाइंडिंग्स होती है और वो वाइंडिंग एज ए इंडक्टर भी काम करती है। हाई फ्रिक्वेंसी उसके अंदर रेजिस्टिव जो फैक्टर्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर देती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी भी नहीं रखी जाती और बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी भी नहीं रखी जाती। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी करते हैं और लो फ्रिक्वेंसी पर हम कोई मोटर रन करना चाह रहे हैं, तो वो हमें जो एक शॉक्स देगी, वो एक तरीके से पल्सेस देगी, और वो पल्सेस बहुत आसानी से वाज़ा होंगे, यानी कि हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब एक मॉडरेटेड फ्रिक्वेंसी पे, यानी कि 300 की तरफ, 300 हर्ट्ज तक जब हम इसे ऑपरेट करते हैं, तो इसका आउटपुट बहुत ठीक आता है, यानी कि प्रैक्टिकल आता है, बहुत हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली काम करता है। इसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक सर्किट बनाया है। अच्छा, वो उस सर्किट की तरफ मूव करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों रेजिस्टर्स को हम एक पोटेंशियोमीटर से चेंज कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियोमीटर ऐड करते हैं, पोटेंशियोमीटर्स। ओके, अगर इंटरेक्टिव हो जाए तो और भी अच्छा। ये एनिमेटेड पोटेंशियोमीटर है, यानी कि हम इसमें जो चेंजेस आएंगी हम उसे देख भी सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। सिंपली ये जो एरो है, ये असल में उन दो रेजिस्टर्स के बीच की नोड है। ओके, इसके ऊपर वाला हिस्सा आर ए है और इसका नीचे वाला हिस्सा आर बी है। इसे हम टोटल करते हैं 50K का। तो हम अब इस पोटेंशियोमीटर को की नोब को रोटेट करते हुए इसकी पल्स विड्थ जो है वेरी कर सकते हैं, यानी कि इसकी ड्यूटी साइकिल वेरी कर सकते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। ये हमारे पास इस कंडीशन में, यानी 50-50 कंडीशन में आउटपुट आए। देखें,
इसका हाई पॉइंट भी 50% है और लो स्टेट भी 50%। अगर हम इन दोनों को टोटल लें तो 50-50 है। अगर हम इसे वेरी कर देते हैं, यानी कि आर बी को अगर हम कम कर दें, तो इस फार्मूला के मुताबिक हमारा जो ड्यूटी साइकिल है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। तो अब हम इसे देखते हैं। अब देखें, ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होगी। ओ यस, हाँ, ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होगा। ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होने का मकसद ये है कि ड्यूटी साइकिल जो है वो डेसिमल्स में, यानी कि 0 से 1 के बीच में होता है। ओके, तो ये ड्यूटी साइकिल हमारा इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इसे ऊपर की तरफ यानी कि आर ए को हम डिक्रीज कर देते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अब देखें, हमारी जो पॉजिटिव स्टेट थी वो कम हो गई। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, जिसके लिए मैंने एक सर्किट बनाया है। तो हम आ चुके हैं अब अपनी डेमोन्स्ट्रेशन सर्किट के पास। ये डेमोन्स्ट्रेशन सर्किट मैंने पीसीबी सॉरी ब्रेडबोर्ड पे बनाया है। तो चलिए इसे पावर करते हैं। ये सिंपल वही सर्किट है जो मैंने आपको प्रोटेस्ट में दिखाया था, बस मैंने इसमें वो डायोड नहीं लगाया। ओके, तो अब इसके जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो इस कैपेसिटर की जो आर बी है उस पर डिपेंड करेगा। चार्जिंग टाइम इस पूरे कैपेसिटर की वैल्यू जो कि 10K है उस पर डिपेंड करेगा, और डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो इसकी आर बी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसे पावर करते हुए देखते हैं कि सच में पावर मॉड्यूलेट हो रही है। अभी इस वक्त जो है मैं इसे रन करूँगा 28 हर्ट्ज पर की फ्रिक्वेंसी पर। उसके बाद हम इसे शिफ्ट करेंगे, इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे 100 नैनो फैरेड के कैपेसिटर के साथ। और इसे लगाने का मकसद ये था कि आपको बता सकूं कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे पीडब्ल्यूएम को यूज़ करने के क्या नुकसान आते हैं, हम क्या फेस कर सकते हैं। तो इसे पावर करते हैं। ओके, ये फुल मॉड्यूलेट किया। देखिए स्पीड इसकी कम हो रही है, इंक्रीज करते हैं इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इसे मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, इसके जब स्टार्ट करता हूँ, ठीक, लोअर फ्रिक्वेंसी में, अच्छा ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है 28 हर्ट्ज का। ओके, अब जब हम कैपेसिटर चेंज करेंगे तो इसका साउंड भी चेंज होगा। इस कैपेसिटर को मैं रिप्लेस करूंगा इस सेरेमिक कैपेसिटर से। और ओके, तो चलिए इसे चेंज करते हैं और फिर देखते हैं तब इसमें क्या चेंज आता है। बाकी दूसरा मकसद ये था कि जब मैंने इसे पहली बार रन किया तो इसमें एक मसला आ रहा था, वो ये कि जब मैं इसे टोटल बंद कर रहा था यानी कि बिल्कुल ऑफ कर रहा था, उसके बाद ये, हाँ ये देखिए ये अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये लोअर फ्रिक्वेंसी की वजह से। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये असल में सिर्फ एक पल्स है जिसमें से पास हो रही है, उसकी आवाज़ है, मोटर नहीं रन कर रही। ये अब रन किया है, ये देखें अब ये दोबारा रन नहीं कर रहा। ये मसाइल आते हैं इसमें पीडब्ल्यूएम को लोअर फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हुए। अब रजिस्टर कैपेसिटर की वैल्यू कम करते हैं और देखते हैं कि पीडब्ल्यूएम में क्या बेहतरी आई है। तो ये मैंने कैपेसिटर अब चेंज कर दिया है। ये देखें कैपेसिटर सेरेमिक कैपेसिटर लगा दिया है जो कि 100 नैनो फैराड का, यानी कि उस कैपेसिटर से 10 टाइम्स स्मॉलर। ओके, अब इसे मॉड्यूलेट करके देखते हैं। ये फुल है, यानी कि साउंड अब देखिए ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है, उससे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी। अब अगर मैं इसे कम करता हूँ तो देखें, मतलब अब ये जो मॉड्यूलेट हो रही है वो ज़्यादा बेहतर हो रही है। ये देखें अब ये स्टार्टिंग में भी कोई मसला नहीं कर रही, आसानी से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि पहले ये बंद हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी कभी कभार, अब ये वो मसला नहीं कर रही है। तो ये वो मसला था जो कि आप पीडब्ल्यूएम को लो फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हुए फेस कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं तो हमारी मोटर में एडी करंट जनरेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉइल्स होती हैं, और वो एडी करंट मोटर को हीटअप करेगा और हमारा पावर लॉस दोबारा आ जाएगा, जिससे बचने के लिए हम पीडब्ल्यूएम को यूज़ कर रहे थे।